हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो अभी 50 से 55 दिन बचे हुए हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए कि ये जो लास्ट का 50 डेज़ होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपने आप को मास्टर करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, जो लोग करते हैं, जो मैंने किया था और जो बाकी लोग हैं जो क्वालिफ़ाई करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं और वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी भी आपके पास पूरा टाइम है। और मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कोर्सेज़ चल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अभी पहला साल है तो थोड़ा-सा ज़्यादा मैं विशेष करके ध्यान देता हूँ। पर्सनली बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। बट साथ-साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए छोटा-मोटा एक वीडियो बनाता रहूँ, बताता रहूँ कैसे क्या चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊँगा, जैसे आपको फ़ॉलो करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जॉइन कर सकते हो। एंड दिस इज़ द पीवाईक्यू कोर्सेज़ जो ऑलरेडी चल रहे हैं। बाकी सारे कोर्सेज़ मैंने क्लोज़ करवा दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी सफिशिएंट एडमिशन्स हो चुके हैं और अभी पूरा फ़ोकस ये है कि चीज़ों को और कितने बेहतर तरीके से बनाया जाए। तो सीएससी मैट्रिक्स आप ऐप जॉइन कर लेना, वहाँ आपको चीज़ें मिल जाएँगी। चलो, तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा, आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी आप इसको मिस मत करना, नहीं तो अगर आप मिस कर गए तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी। तो अभी अप्रैल में क्या करना है और मई में क्या करना है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं सबसे पहले अप्रैल की बात करूँ, तो जैसे पूरा अपना 30 अप्रैल है और 25 मई, मतलब अराउंड 55 डेज़ आपके अराउंड हैं। तो अप्रैल में 30 डेज़ आपको क्या करना है? तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रख लो कि आपको परफेक्शन की परवाह नहीं करनी है। द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज़ कि यहाँ कभी किसी का सिलेबस पूरा नहीं होता। इवन AIR 1 से जाके आप पूछोगे ना कि क्या आपका सारा कुछ कंप्लीट था, तो उनको भी अंदर से लगेगा चीज़ें छूट रही हैं। सेम प्रीलिम्स में होता है, सेम मेंस में होता है, हर जगह ये चीज़ें रहती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सिलेबस ही हमने ख़त्म कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें हमेशा लगता है कि चीज़ें याद नहीं है, चीज़ें भूल रहा हूँ, भूल रही हूँ, ये नहीं याद आ रहा है, वो नहीं याद आ रहा है। एक पैनिक मोड में आ जाते हैं, परेशान होते हैं, एंजाइटी होने लगती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं आपको सिंपली अगर एक चीज़ बताऊं, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, यहाँ आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है। बेसिक आपने अच्छे से कर लिया, आप अच्छे से PYQs कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर रहे हो, थीमेटिक चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करो। अगर आप सही तरीके से चीज़ें अगर प्लान करके रेगुलरली उसको फॉलो करते हो, हैव सीन इतने लोग क्वालिफाई कर गए बहुत ही आसानी से। तो कभी ये दिमाग में मत लाना कि यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। अगर परफेक्शन के चक्कर में जाते हैं ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं हम बेसिक चीज़ें लैक कर जाते हैं, उन चीज़ों पे मिस कर जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि कभी दिमाग में मत लाना कि आप पीछे हो या चीज़ें सब कुछ छूट गई। ये हमेशा फीलिंग होती है, सबके साथ होती है, मेरे साथ होता था। मेरा हर बारी, जितनी बारी मैंने फॉरेस्ट भरा है, निकला है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट था, या जिनको मैंने देखा है निकालते हुए कोई परफेक्ट थे। लास्ट टाइम अपने ही CSC मैट्रिक्स जो ग्रुप चैनल है, 600 लोगों ने लगभग प्री क्वालिफाई किया था, उनका मैंने ग्रुप भी बनाया था, आप लोगों को दिखाया भी था। तो ऐसा भी नहीं कि वहाँ सारे लोग परफेक्ट हैं। आपको बस एक चीज़ इंश्योर करना है, सबसे पहले कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या करना है। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं। अभी क्या होता है कि रेगुलरली अभी भी आप वही शेड्यूल, वही अपना उठ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, फिर पता नहीं है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, फिर कहीं ये सब्जेक्ट, कहीं वो सब्जेक्ट, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप उठ के एक अपना टाइम टेबल बनाओ। मैं एक टाइम टेबल अभी शेयर करता हूँ आपसे, लेकिन आप एक खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसमें चेक करो कि GS के सारे सब्जेक्ट रखो और CSAT के रखो। उसको ऑर्गेनाइज़ करो, 55 दिन में आप कैसे प्लान करने जा रहे हो। आपको पैनिक हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टाइम टेबल बनाओ, जिसमें CSAT का भी पोर्शन रखो। कोशिश करो कि CSAT जो है वो आपका अप्रैल में ख़त्म हो जाए, लास्ट मोमेंट के लिए मत ले जाओ। जो पैसेजेस हैं वो आप CSC मैट्रिक्स के जो चैनल पे वीडियोस उसको देख सकते हो, उसके काफ़ी अच्छे फीडबैक हैं। बाकी CSAT की मैंने स्ट्रेटजी डाल रखी है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। एक मैंने पूरा ट्रेंड डाल रखा है, एनालिसिस किया है कि कहाँ से कितने सवाल आते हैं, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी। और GS का आपको अलग से टाइम टेबल बनाना है कि आपके सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए। अगर मैं GS की बात करूँ तो किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ये
कोशिश करो कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से कंसोलिडेट कर लो, जहाँ से बार-बार सवाल आते हैं। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूँ, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ गए तो आपके ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन वहीं से हो जाएँगे। तो हमें क्या करना है कि लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज़ करना है, पॉलिटी पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है। ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है, आपको पता है, जैसे मान लो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हो गया या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज्योग्राफी में जहाँ से बार-बार सवाल आते हैं। तो क्यों ना हम ज्योग्राफी को अच्छे से कंसोलिडेट कर लें, पूरी अच्छे से उसकी उसके जितने कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें। तो आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे सबसे पहले फोकस करना है। इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ेगा तो क्या होगा, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रुपी, ये चीज़ें आपको पीरियोडाइज़ करनी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इनपुट आउटपुट रेशियो होता है। जैसे मान लो मिडवल हिस्ट्री की बात करूँ, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, तो थीम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक बारी आप सारा पढ़ोगे, लेकिन इन सब्जेक्ट में भी और उन सब्जेक्ट में भी जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा नहीं होता, थीम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे थीम में अगर आपको बताऊं, जैसे हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस रेगुलर करते रहते हैं, तो जैसे अगर मैं मिडवल की बात करूं तो टर्म से सवाल आते हैं, क्रोनोलॉजी से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो क्यों ना, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिमाग में आपके जहन में चलना चाहिए कि इसकी ऐसी क्रोनोलॉजी है, ये पहले आया था, ये बाद में आया था, वैसे टाइप के सवाल भी बनते हैं। तो आपको थीम पे फोकस करना है। अगर आप पॉलिटी उठा रहे हो, आप जाके उठा के देखो पीवाईक्यू, अगर आप एनालिसिस करते हो, आप देखोगे डीपीएसपी में कितने सवाल आते हैं। मतलब आज मैं 2020 की पीवाईक्यू एनालिसिस करवा रहा था, उसमें डीपीएसपी के ही 4 सवाल आए थे, 4-5 सवाल, एकदम बेसिक बेसिक सवाल। फंडामेंटल राइट से सवाल आते हैं, प्रियम्बल से सवाल आते हैं। मैंने ऑलरेडी थीमेटिक के सारे वीडियो मैंने बता रखे हैं उसमें कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सवाल आते हैं। एक वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो थीम आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये 20% आप इसमें इनपुट दोगे, आपको 80% आउटपुट मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको नहीं मिस करना है। और पीवाईक्यूज़ आपको करने ही करने हैं। अभी क्या है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई उसकी कि 4000 क्वेश्चन बनाने होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, 40 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपने पाथ फाइंडर बैच में भी, स्प्रिंट में क्या होता है कि परेशान हो जाएंगे, कि मैसेज करने लगेंगे, सर इतने आ गए, ये वाला ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया। मैंने आपको बार बार बोला है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तब जब आपके बेसिक गलत हो रहे हैं। अगर मान लो डीपीएसपी से सिंपल क्वेश्चन आ गया कि वेलफेयर स्टेट क्या है, वो आप गलत करके आओ, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, आपके सवाल ऐसे गलत हो रहे हैं जो आउट ऑफ बॉक्स है, जिनका कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती के क्वेश्चन बना दिए, इग्नोर दैट। अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी दिक्कत हो रही है कि जैसे 50-50 में आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगता है कि लैक ऑफ रिवीजन हुआ था, तो उसको आप रिवाइज़ करो, जितना भी हो सके उसको हमें रिवाइज़ करना है। तो इन चीज़ों पे आपको अभी फोकस करना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अभी नए सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, कोई नया सब्जेक्ट लेके चले आए कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, या मतलब कोई नई बुक लेके चले आए, होता नहीं कि अलग-अलग बुक लेके चले आए कि अब इसको हम शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेंगे, उस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। मतलब नई चीज़ों पे आपको नहीं फोकस करना है। एक चीज़ इंश्योर करना कि बेसिक पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। एक चीज़ सबसे कॉमन है जो लोग हर बारी क्वालीफाई करते हैं प्रीलिम्स, मैं पीवाईक्यू एनालिसिस में बताता हूँ कि अगर आप बेसिक जो है ना, इसकी गलतियाँ मिनिमाइज़ करते हो, तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। लोग बेसिक अच्छे से नहीं करते, वो दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे। इंडिया ईयर बुक पढ़ना है, ये पढ़ना है, 500 पेजेस की इंडिया ईयर बुक उनको पढ़ना है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन लक्ष्मीकांत उनको अच्छे से रिवाइज़ नहीं करना है, जहाँ से 15 सवाल आ रहे हैं। अब ये चीज़ें जो करते हैं लोग, तो फिर उससे क्या होता है ना कि हम ज़बरदस्ती की इधर-उधर चीज़ों में जाते हैं। जो मेन बेसिक चीज़ है वो गलत कर रहे हैं, और जहाँ से कोई मतलब नहीं, पता नहीं पूछेंगे भी नहीं भी पूछेंगे, उसके लिए परेशान रहते हैं। पीवाईक्यू हम अच्छे से नहीं करते। अब इसके बारे में मैं अच्छे से बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, जितने लोग कर रहे हैं उनसे आप पूछना, या जो आप पार्ट हो आप खुद ही जानते हो, मैं पूछता रहता हूँ, फीडबैक लेता रहता हूँ। एक पूरा पैटर्न, एक ट्रेंड पता चल जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, यही यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे हमें अप्रोच करना है। आपका दिमाग खुल जाता है पूरा। हम जितने एल्गोरिदम सीखते हैं, आप एकदम समझ जाते हो कि यही चीज़ें हमें करनी है, दिस इज़ द एक्चुअली विच इज़ गोइंग टू वर्क। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट है। तो इस पे आपको अभी फोकस करना है, बेसिक एंड पीवाईक्यू। जो सी सैट है वो आप अप्रैल तक कोशिश करो ख़त्म हो जाए, उसमें पैसेजेस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। पैसेजेस आप कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैसेज मत करो, जब भी लगाओ यूपीएससी का पैसेज लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको ऑलरेडी सी सैट वाली चीज़ों में बता रखा है। पैसेज के 2 वीडियो 3 वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, लाइव सेक्शन में भी है, उसको जाके पैसेज आपको करना है। वही 2-3 आपने कर लिया, आपका
कल्याण हो जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50-55 नंबर तो पैसे से ही ले आओगे। क्वांट्स जितनी चीज़ें हैं मैंने इसमें भी पैसे सॉरी उसमें जो सीसैट का वीडियो बनाया उसमें भी ये चीज़ें मैंने बताई और रीजनिंग का बताया। कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आपको कवर करना है, चैनल के नाम बताएं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये CSC मैट्रिक्स अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ मैं अभी जो मैंने शेड्यूल आपको देखा है मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है। 2 सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं और वही पाथ फाइंडर में भी चल रहा है, वही सारी चीज़ें हैं। 7 अप्रैल से शुरू होगा और वो आपका ख़त्म हो जाएगा 24 अप्रैल में। तो चीज़ें उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज़ है कि अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं या आपका ऑलरेडी लगभग सारी चीज़ें कवर है, उसको फॉलो करोगे आपका कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि प्लान ही उसी के तरीके से। जो आपके मॉक टेस्ट है ना, वो आप अप्रैल में ख़त्म कर लो। मई में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाने, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे वो आपका सेक्शनल टेस्ट हो। नहीं, इससे क्या होता है ना कि आप जो है मॉक टेस्ट वाली मेंटालिटी में चले जाते हो। जितनी चीज़ें आप सीखते हो PYQ से, जो भी चीज़ें हैं, आप सब कुछ जाके मॉक टेस्ट में लगाने लगते हो। जब एक्चुअली आप UPSC में जाते हो एग्ज़ाम देने, वहाँ भी आप मॉक टेस्ट की मेंटालिटी से जाते हो और वो सबसे ख़राब चीज़ होती है। तो मॉक टेस्ट की मेंटालिटी में आपको नहीं रहना है। तो अप्रैल में आप मॉक टेस्ट निपटा दो, जितना भी आप करो इट्स फाइन, कोई गिनती नहीं करनी है। अभी जो आप कर रहे हो अप्रैल तक करो। ऐसे मत सोचना कि अभी ठीक है मुझे इतने करने थे, इतने हुए, इट्स फाइन। तो 30-40 हो गए आपके, ठीक है, वो परफेक्ट चीज़ है। 20 भी रह गए तभी। अब उन चीज़ों पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मई में आपको 40 मॉक टेस्ट पूरा करने के चक्कर में आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो भी गलत स्ट्रेटजी। 20 मॉक टेस्ट लगा के भी लोग क्वालिफाई करते हैं, 15 लगा के भी लोग क्वालिफाई करते हैं। बशर्ते यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर एक जो SOP है ना, वो आपको फॉलो करना है, वो आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आपको अप्रैल में अभी ये करना है। नाउ लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझा दूँ। मई में आपको क्या करना है कि आपको PYQs पे फोकस करने हैं, PYQ एनालिसिस पे। कोशिश करो लास्ट 25 साल के लगा लो। जैसे अपना जो ट्रेंड चलता है वो यही है कि 2000 से लेके 2017 तक सब्जेक्ट वाइज चीज़ें करो, 16 तक। उसमें क्या होता है, आप नॉलेज गेन करते हो, उसमें आपका वैल्यू एडिशन होता है। 17 से पैटर्न चेंज हुआ था, 24 तक जो चीज़ें हैं आप ईयर वाइज करो कि एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे उन चीज़ों को करते। आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि यार अगर मैंने बेसिक कर लिया ना, जो बेसिक चीज़ें थीम पे फोकस कर लिया और PYQ लगा लिए, तो हाई चांसेस हो जाते हैं आपके क्वालिफाई करने के। इससे बियॉन्ड कुछ चाहिए ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को इग्नोर करते हैं। हम क्या होता है ट्रिक ट्रुक के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये लगा दिया, ओनली हो गया, ओनली हो गया। ऐसे नहीं होती है चीज़ें। देखो, जब भी PYQs होता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम। मैं एक छोटी छोटी चीज़ें लोगों को सिखाता रहता हूँ। आपको एक सिंपल वीडियो भी डाला हुआ है, उसमें 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 1 लाख 10, 11, 12 हज़ार। उसको देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वो एक सिंपल है, लेकिन जब ईयर वाइज करते हैं ना, 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक, तब एग्जैक्टली आपको चीज़ें समझ में आती है, एक पैटर्न आपको समझ में आता है। और ये पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया ना, अगर आपने 17 से लेके 25 तक लगा लिया, 24 तक लगा लिया सॉरी, तो वो जो अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया ना, वो पैटर्न आपको बहुत फ़ायदा कराता है। वो पैटर्न आपका माइंड से ट्रेन करता है, मतलब ट्रेनिंग हो जाती है एक तरीके से। आपके दिमाग की ट्रेनिंग हो जाती है, आपको एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें करना है। वो ऐसे समझ में नहीं आता जब उस चीज़ को आप एनालाइज करोगे। तो उसको एनालिसिस आपको खुद से करना है। जितना भी हो सके आप पेपर उठाओ, देखो, उसमें देखो कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये क्यों सही है, क्यों गलत है। ये क्वेश्चन आया, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन था, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने आपको फ्री में भी करा रखे हैं। ऑलरेडी PYQ का अपना कोर्स चल रहा है, जब भी मन करे आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। PYQ का कोई ऐसे वो नहीं है। तो PYQ एनालिसिस तो आपको करना ही करना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। PYQ में सिर्फ आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको एल्गोरिदम समझना है, आपको पैटर्न समझना है, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए माइंड की। आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट टाइम आपको कैसे करना है, आपको थीम्स सारे पता होने चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ उठा लो, जैसे ज्योग्राफी में क्या करते हैं लोग कि NCERT 11-12 पढ़ के चले जाते हैं बस। अरे नहीं यार, वो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो 24 में ज़्यादा आ गए थे, लेकिन जो एक जनरल ट्रेंड है उसमें आप देखो कि रिवर्स, जो वर्ल्ड के रिवर है वो पूछते हैं, इंडियन रिवर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका वर्ल्ड जो क्लाइमेट होता है उसके एक क्वेश्चन रहते हैं। फिर जो आपका फॉरेस्ट टाइप होता है उसके एक क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपके जो कंट्रीज टच करते हैं ओशन से, वहाँ से एक क्वेश्चन रहते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ से 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं।
फिर आपका जो कंट्रीज़ कॉन्फ्लिक्ट में है, बॉर्डर उनके किससे किससे टच करते हैं, उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये एक थीम है जिनको आपको कवर करना ही करना है। हाई चांसेस होते हैं वहाँ से चीज़ें रिपीट होने के। मई में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कोई नई किताब नहीं पढ़नी, और कोई भी शॉर्ट बुक्स जैसे होते हैं ना कि ये रिवाइज कर लो, क्विकली, बड़ा अच्छा लगा, पतला सा है। फिर क्या करते हैं हम लोग, अपने नोट्स वगैरह छोड़ छाड़ के इस चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको क्या लगता है ना कि एक बारी चीज़ें पढ़ी, एक बारी रिवाइज कर लिया, फिर नहीं समझ में आया तो आप हताश होने लगते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, रिवीजन से काम नहीं हो रहा है। अरे यार, रिवीजन आपको बहुत बारी करना पड़ता है। रिवीजन भी कई तरीके से हम करते हैं। एक बारी सारी चीज़ें पढ़ी, फिर जो चीज़ें हमें डाउट लगा उसको हमने हाईलाइट कर लिया, दूसरा हो गया। फिर हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट टाइम हम हाईलाइट वाला पढ़ते हैं। फिर उसमें भी चीज़ें हम देखते हैं कि किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ हम ज़्यादा भूल रहे हैं। अगर मान लो आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, तो आपको पता है रेट्स में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, उसमें जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, हैबियस कॉर्पस में, प्रोविजन में, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। तो आपको फ़िल्टर आउट करना पड़ता है दूसरे तीसरे चौथे रिवीजन में। ऐसा नहीं कि पहली बार भी वैसे पूरा रिवाइज़ किया, फिर से वैसे पूरा रिवाइज़ करे, जो आ रहा है उसमें भी उतना टाइम दे रहे, जो नहीं आ रहा है उसमें भी उतना टाइम दे रहे। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्लास नोट्स आपको रिवाइज़ ही रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो आपके खुद के बनाए नोट्स हैं। जो हाईलाइट किया उसको रिवाइज़ करो। तो खुद से नोट्स बनाए, चाहे 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, सब आपको एक एक नज़र बस सरसरी निगाहों से देख लेना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मल्टीपल टाइम आपको उसको रिवाइज़ करना है। ये भी नहीं कि एक बार रिवाइज़ किया, अब ख़त्म कर लिया। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कम पढ़ो, लेकिन जितना आपने पढ़ा है कंसोलिडेट करके जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वहाँ से तो सवाल आप सही करोगे करोगे, एलिमिनेशन में काम आता है। बैक करते हो आप अपने नॉलेज को, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है। और वो सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में। थीमेटिक को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप जाके चेक करोगे, मिल जाएगा। थीमेटिक वीडियो CSA मैट्रिक्स, क्या मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ देखना किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपका थीमेटिक रिवीजन होना चाहिए मई में। थीमेटिक रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 30-40 क्वेश्चन आते हैं, हम करते हैं ना रेगुलर सोर्सेज से, उस 30-40 क्वेश्चन में मान लो 30 है, तो उसमें से 25 जो है थीम के क्वेश्चंस होते हैं, इवन और ज़्यादा, वो आप आराम से कर लोगे। बाकी जो 70 बचे उसमें भी लगभग 40 क्वेश्चन थीम के होते हैं। थोड़े आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, थोड़ी इधर उधर की चीज़ें होती हैं, बट उनका थीम होता है कहीं ना कहीं, उस पर आपको फोकस करना है। जो आपका करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, ये जो अप्रैल में, अभी क्या करो कि करंट अफेयर्स आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। जैसे करंट अफेयर्स में एक चीज़ इंश्योर करना है आपको कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बना रहे। अगर आप जाके उठा के देखो PYQs में, ऐसा नहीं कि वो बहुत डिटेल में जाके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में लिखा, तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। कोई पॉलिसी हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो, जैसे मान लो कि 15th फाइनेंस कमीशन बना या कुछ वैसी चीज़ें बनी, तो उसमें आप थोड़ा सा डिटेल में देखते हो क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हॉरिजेंटल क्या था, वर्टिकल क्या था, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ आप थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हो। लेकिन नॉर्मल चीज़ों, नॉर्मल पूछते हैं कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है, बस आपको पहचानना है। डिजिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बस आपको पहचानना है एक वर्ड में। आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि मियावाकी टेक्निक क्या है, अगर इतना पता है फॉरेस्ट से रिलेटेड है, आप 2 मार्क्स ले गए। हेडिंग हेडिंग अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हो, कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हो क्या है, उसी से आपका बहुत कल्याण हो जाता है। तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ाना है। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स के चक्कर में पूरा दिन दिन करंट अफेयर्स लेके चले गए। शेड्यूल में 9 बजे के बाद ही वाला करंट अफेयर्स शेड्यूल है कि उसके बाद ही करना है, उसको बस रिवाइज करना है। हमें क्या लगता है ना, जितनी चीज़ें मंथली मैगजीन में है सब कुछ ख़त्म कर लेना है। अभी जो स्प्रिंट प्रोग्राम अपना पार्ट है, उसमें मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ। उसमें ये चीज़ें हम देखते हैं कि कितने कम टाइम में कितना अपना इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ सकते हैं, बस उस पर ध्यान रखना है। करंट देखना है, बाकी स्टैटिक तो आप वैसे ही पढ़ रहे हो। करंट बेस्ड स्टैटिक है, अगर कोई नई चीज़ है, मान लो कि क्लासिकल लैंग्वेज कुछ ऐड हुआ है इंडिया में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो 10 सालों में एक बार ही होता है, 15 सालों में एक बार ही होता है। उसका नाम देख लिया, क्या क्राइटेरिया हुआ, क्या चेंज हुआ, उसको अच्छे से कर लिया। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको आप थोड़ा डिटेल में देखो, नहीं तो बस आप देखते चले जाओ, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ताकि आप फालतू की जो कचरा वाली चीज़ें हो दिमाग में मत अब्जॉर्ब करो।
बहुत ज़रूरी होता है उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना। तो सबसे पहले आपको थीमेटिक रिवाइज़ करना है। फिर जो इनपुट आउटपुट वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री में बात करूँ, तो पॉलिटी का इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है, उसको आप रिवाइज़ करके जाओगे, पढ़ के जाओगे पूरा लक्ष्मीकांत, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन सही होने के एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंशिएंट पढ़ना ही नहीं है, वो भी पढ़ना है, एट द सेम टाइम आपको पॉलिटी प्रियोरिटाइज करना है। उसके बाद जितनी चीज़ें आप इधर उधर, आपके पास कुछ टाइम बच गया तो आप इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूर करना आप लोग कि मई में अभी हम वीडियो बनाते रहेंगे, डोंट वरी, उसमें 2024-23 के पेपर ज़रूर अटेम्प्ट कर लो संडे को बैठ के। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी पे सारे लोग बैठ के फिर टेस्ट देते हैं, एक साथ 150, 200 लोग, फिर अपडेट करते हैं ग्रुप में। उससे क्या होता है ना, एक माहौल मिलता है, आपको एक्चुअल में पता चलता है कि क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूव करना है। मार्क्स भी कम आते हैं, टेंशन होती है, आप उसको सही करने की कोशिश करने लगते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हमेशा करना है आपको अप्रैल और मई में, कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है मेंटेन करना। मैंने एक चीज़ देखा है यूपीएससी में, इंडस्ट्री में, कि जिनके पास डिसिप्लिन था ना, उनका एग्ज़ाम रुका नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम भी उनका नहीं रुका है। प्री मेंस तो भूल जाओ, मतलब फाइनल की मैं बात करूँ, ये तो छोटी बात है। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आप खुद से जस्टिफाई कर पा रहे हो, खुद से जस्टिस कर पा रहे हो, डेली पढ़ रहे हो सुबह उठ के चेयर पे बैठ के, कोई टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बस एक चीज़ मेक श्योर करना कि ये डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बार बार बताता रहता हूँ कि हमें लगता है कि लोग बेस्ट हैं, ऐसा है वैसा है। आपको ऐसा फील होता होगा कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, पहले भी मैं फेल हो गया था, हो गई थी, अभी ऐसे में भूला जा रही हूँ, भूली जा रही हूँ, कुछ नोट्स काम नहीं आ रहा है, मेरे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ तो पढ़ लिया, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, पिछली बारी भी सब कुछ रिवाइज़ किया था, उसके बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, अभी क्या करना चाहिए। रात में आपको डिस्टर्बेंस होता होगा, एंजाइटी होती होगी, नींद नहीं आते होंगे, 2-2 3-3 बजे तक आँख बंद करो तब भी नींद नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं आपको सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दर्शाती हैं कि आप सीरियस कैंडिडेट हो, तभी आप इतना परेशान हो। लेकिन अब उस परेशानी में सीरियस कैंडिडेट का मतलब ये नहीं हो गया कि हम उसको निगेटिव वे में ले जाएं। हमें पॉजिटिव रहना है। आप अपनी पॉजिटिविटी गिनो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात सारी चीज़ें आप लगे हुए हो, रूम के अंदर बैठ के कितनी सारी चीज़ें आपने सेक्रीफाइसेस की, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो रियली में ऐसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले खुद से बोलना है कि यू आर द बेस्ट अमंग ऑल एंड यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। आपको ऐसा फील होता है कि शायद और भी लोग होंगे ऐसे पढ़ते होंगे, ठीक है पढ़ते हैं, बट यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। आपको अपने आप से सोचना है, मेरे लिए यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप ये चीज़ें करते हो, और ये इसका आपको आज नहीं तो कल उसका फल मिलना ही मिलना है। तो कभी घबराना नहीं। घबराते सारे लोग हैं जो हर बारी निकालते हैं एग्ज़ाम। मेरा हर बारी प्रीलिम्स निकला है, उसके बाद भी मैं परेशान रहता था नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि बहुत ही लाजमी है और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सारे लोग परेशान होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि खुद को कभी गिराना नहीं। ऐसे नहीं सोचना है कि सब अच्छे हैं, आप नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर द बेस्ट। जैसे सब हैं उनसे बेहतर हो आप, कि आपको अपने आप से कहना, पहचाना है, एंड दिस इज़ द रियलिटी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस माइंडसेट से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। सो स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, और खुद से चैलेंज लो कि मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपके पास इससे भी ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता है। ये चीज़ें करनी है आपको। डोंट वरी अबाउट द पास्ट फेलियर। कोई चीज़ पास्ट में हो गई, फेल हो गए। मैंने इतने लोगों को देखा है, 4-4 प्री फेल हो गए, 3-3 प्री एक ही बारी निकले आईएएस बन गए। बहुत सारे लोग हर बारी मेंस लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, नहीं बन पाए आईएएस। सो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन मतलब 1-2 प्रीलिम्स एंड ऑल। आप इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो। आप ये देखो कि आप अभी कैसे कितना बेहतर बना सकते हो। ज़रूरी नहीं जैसे आप 1 साल पहले थे वैसे अभी हो। चीज़ें 2-2 4-4 महीने में चेंज हो जाती हैं। तो कभी पास्ट के फेलियर पे नहीं जाना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें लगता है कि शायद हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, या शायद मुझे भी और मेहनत करनी है, जो निकालते हैं ऐसे होंगे वैसे होंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो आपके ही जैसे हैं। जब मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करवाता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ बताता हूँ लोगों को, ताकि उनको रिलेट हो पाए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है।
जैसे बाहर से आपको चीज़ें बताई जाती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा दिखाया जाता है कि ऐसे अरे ये तो बहुत ईज़ी था, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। मेरी स्ट्रेटजी ना तो ऐसे कोई ट्रुक तुक्का ये सारी चीज़ें, मैं बहुत ही प्रैक्टिकली हर एक क्वेश्चन को कितने लॉजिकली सोच के, कैसे अप्रोच करके, स्टेप वाइज़ कैसे, फिर गलत कैसे हुआ, फिर सही कैसे हुआ, गलत हो रहा है तो क्यों आपको नहीं परेशान होना है, सही हो रहा है तो कैसे होगा, कितना आपको स्मार्ट रहना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्योंकि सब एक जैसे हैं। जैसे आप सोचते हो वैसे मैं भी सोचता हूँ। जो लोग क्वालीफ़ाई कर रहे हो वो भी सोचते हैं। वो एक्चुअल में पीवाईक्यू में दिखता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि सारे आपके जैसे ही हैं। जैसा आप सोच रहे हो, जैसे आप डर रहे हो, जैसे आपको एंग्ज़ायटी होती है, जैसे आपको फीलिंग आती है, जैसे आपको नींद नहीं आती, जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो भी ऐसे ही फ़ील करते हैं। सो आप अपने आप को अकेले मत समझना। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको थोड़ा रिलेटिवली इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होना है। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए, आप अपने आप से बोलो कि यस इट्स कॉमन, बट मुझे थोड़ा-सा कम परेशान होना है, मुझे और मेहनत करनी है और मैं बेहतर कर सकता हूँ और मैं बेहतर कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो क्षमता है करने की। खुद पे भरोसा दिखाना है एंड परफेक्शन पे नहीं जाना है। अगर कोई दिन आपका ख़राब हो गया, कोई परेशानी हो गई, सो डू नॉट वरी अबाउट द पास्ट कि मतलब कल का मेरा ख़राब हो गया था, आज उसके लिए परेशान हो। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं यार। कभी-कभी होता है कि मूड डिस्टर्ब हो जाता है। हमें पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में क्या है, नहीं पढ़ पाते, लेटे रहते हैं, बुक्स देखते हैं, फिर भी चीज़ें नहीं समझ आती। फिर थोड़ा-सा गिल्ट भी होता है। ये सब कुछ होता रहता है। परफेक्शन पे नहीं जाना है, बस ये रखो कि ठीक है मुझे अपना बेस्ट करना है। उस टाइम पे नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप आते हो थोड़े से आपके अंदर सीरियसनेस आती है कि ठीक है यार 2-4 घंटे चले गए, अभी पढ़ना है, स्टार्ट स्टडिंग। 12 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक पढ़ो, बुक्स ख़त्म करो, रिवाइज़ करो। टारगेट आपका रिवीजन पे होना चाहिए, चैप्टर पे होना चाहिए, ना कि आवर पे। और रूथलेस रहना है, रूथलेसली पढ़ाई करनी है। इतने जी जान लगा के पढ़ाई करनी है कि अपने आप से आवाज़ आनी चाहिए कि यार वाह! क्या बात है। मतलब खुद से प्राउड फ़ील होना चाहिए कि आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके अंदर वो जुनून है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी नेगेटिविटी आपको दे, कोई कितना भी आपको परेशान कर दे, कितने भी बड़े स्ट्रगल हो जाए, आपको चीज़ें परेशान कर सकती हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकती। इट्स ओनली यू। जो लोग सुन रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, इवन मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप जैसा चाहोगे आप वैसा कर सकते हो। आप अभी से चाहो 50 दिन अच्छे से पढ़ने के लिए कमिटमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि आप पढ़ोगे। ट्रस्ट मी, वो 50 दिन को आप 80 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस 50 दिन में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। आप नए नहीं हो कि अभी आपने बस बुक उठाया, शुरू किया है। आप पहले भी पढ़ चुके हो, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अपने कवर करिए। आपको बस क्या करना है, चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। जिन चीज़ों पे आपको लग रहा है कि थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, उस पे आपने काम कर लिया। बाकी जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज़ कर लिया। टिक करना है आपको कि ये चीज़ें बची हुई इनको इनको करना है, जो कर लिया उस पे टिक करो। ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपको बड़ा इम्पैक्ट दिखता है और वही आपको करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने आप से रूथलेस रहोगे, अपने आप से स्ट्रांग रहोगे, ट्रस्ट मी कोई नहीं रोक सकता आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने से। ये चीज़ें ध्यान रखना। मैं यूट्यूब पे उतना नहीं आ पाता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों से आके बात करूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ। जो भी लोग हैं, कोई आपके डाउट हैं, वी विल डिस्कस हियर। बाकी जो पीवाईक्यूज़ के वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको आप देखो, थीमेटिक चीज़ें देखो। ये अपना ऐप है सीएससी मैट्रिक्स, यहाँ आपको फ्री मटेरियल मिल जाएँगे प्रीलिम्स के। ये आप देख सकते हो, एनवायरनमेंट की सीरीज़ है। पूरी फ्री में उसको आप जाके देख सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो वहाँ से। पीवाईक्यू एनालिसिस कुछ वीडियोज़ हैं, यहाँ पे आपको कोर्सेज़ दिख जाएँगे और ये अपना मैपिंग सीरीज़ है। क्विकली हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी है। ये स्प्रिंट प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। अभी ये क्लोज़ हो गया है, तो इसमें मतलब क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन जितना नंबर था उससे ज़्यादा हो गए सारे बैचेस में, तो अभी नया एडमिशन तो उतना नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, पीवाईक्यू आप जाके ले सकते हो अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। और अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप खुद से भी वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो। आप वीडियो जाके देखो। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई चीज़ है, तो 1500-2000 रुपये से कुछ नहीं होता। यू कैन ज्वाइन, नो इशू। बट अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज योर ओन, तो आप प्रियोरिटी वही रखो। बट एक चीज़ मेक श्योर करना कि पीवाईक्यू एनालिसिस आपका बेस्ट होना चाहिए। उसमें आपकी कोई चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। सैंपल वीडियो देखोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी।
सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो अच्छे से करो। अभी हम पीवाईक्यू एनालिसिस पे एक वीडियो लेके आएंगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस किया जाता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो शायद उससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा जो इम्पॉर्टेंट है। वो मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स का पार्ट है या कुछ वैसी चीज़ें हैं। एक जनरल ट्रेंड क्या है उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे, ध्यान देंगे और जुड़ते रहेंगे। थोड़ा सा मतलब नहीं आ पाता यूट्यूब पे, बट कोशिश रहेगी आने की। और अच्छा लगता है, आप लोग आते हो, सुनते हो, एंगेजमेंट बढ़ती है। जैसे वो लास्ट ईयर में चीज़ें होती थी, कितना अच्छा लगता था। वीडियो आते थे, धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर कर के, वो एल्गोरिदम से कितनी सारी चीज़ें आपने बढ़ा दी। तो ऐसे ही करते रहेंगे। अभी धीरे धीरे देखते हैं कैसे क्या माहौल रहता है और जल्द ही एक नया वीडियो लेके आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, परेशान मत होना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा करोगे। आप क्वालिफाई करने जा रहे हो, अपने आप से यही बोलना है, यही लिखना है। पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ सब कुछ पूरा एफर्ट डाल देना है और सब कुछ अगर आप डालोगे, पूरा एफर्ट दोगे, ट्रस्ट मी, कोई आपको रोक नहीं सकता सिवाय आपके। तो अगर आपको कोई स्टॉप कर सकता है वो आप ही हो। तो बस यही दिमाग में रखना है कि मुझे खुद से नहीं रोकना है खुद को, और निकालना ही निकालना है। मीन्स आपको लिखना ही लिखना है, फाइनल लिस्ट में नाम आना ही आना है। बस रूथलेस रहना है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।